नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों बात करेंगे 16 दिसंबर 2021 का सॉल्व पेपर करने वाले पर्यावरण ईवीएस का पूरे 30 के 30 प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपको सीटेट दिसंबर 2022 को फतेह करना है तो एक बार ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके पहले मैथ्स का पेपर हम सॉल्व कर चुके हैं, जिसका आई बटन पे ऑलरेडी लिंक दे दिया गया है। बाकी सभी पेपर लगातार आपके सॉल्व होंगे। इसके बाद आपके मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट जल्द ही शुरू होने वाले हैं। तो चलिए देर न करते शुरुआत करते हैं। सभी लोग तैयार हो जाइए। इन्वायरमेंट स्टडीज की बात करेंगे। इन्वायरमेंट स्टडीज में देख लेते हैं पहला प्रश्न क्या पूछा गया था। आप लोगों की स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न पूछा गया था कि कुड़ुक कहाँ के लोगों की बोलचाल की भाषा है। कुड़ुक जो है कहाँ के लोगों की बोलचाल की भाषा है। तो कुड़ुक जो है यह आपके झारखंड के लोगों की बोलचाल की भाषा है। इसके अलावा यह भाषा जो है भारत के अन्य राज्य जैसे बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल में भी उराव जनजाति के द्वारा यह बोली जाती है कुड़ुक। लेकिन खास तौर पर यह झारखंड राज्य की बोलचाल भाषा की बात करते हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया था कि आपका घर एक्स पर स्थित है तथा आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। और ऐसा एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। यद्यपि विद्यालय ठीक सामने है परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते हैं। अतः आप पहले ठीक उत्तर में 100 मीटर दूर जाते हैं, फिर ठीक पश्चिम में 75 मीटर लंबा सुरंग पथ पार करते हैं और अंत में आप 100 मीटर पूरी दूरी पर ठीक दक्षिण में वाई पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं। वाई पर विद्यालय के जो सापेक्ष है एक्स पर आपका घर स्थित है। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है कि 100 मीटर ठीक उत्तर में है, 100 मीटर ठीक दक्षिण में है, पूर्व में है, पश्चिम में है। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को डायरेक्टली मैं सॉल्व करा देता हूँ। आपका जो घर है वह ये एक्स की तरफ है, आपका जो विद्यालय है वो वाई पर स्थित है। आप ठीक सामने हैं, बिल्कुल सामने हैं, परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग कारण आप सीधे बिल्कुल डायरेक्टली यहाँ से यहाँ आप लोग नहीं जा सकते, डायरेक्टली नहीं जा सकते। अतः पहले आप क्या करेंगे, पहले आपको जो है 100 मीटर जाना पड़ेगा। किसकी ओर? उत्तर की ओर। उत्तर ऊपर होता है, 100 मीटर ऊपर जाना पड़ेगा। फिर आपको ठीक पश्चिम यहाँ से मुड़ना है। यहाँ से पश्चिम मुड़ेंगे कितने? 75 मीटर। फिर आप पश्चिम जाना पड़ेगा आपको। ये 75 मीटर हमने पश्चिम गया। इसके बाद कह रहा है कि 100 मीटर फिर आपको दूरी तय करना है, वो भी दक्षिण में। तो दक्षिण नीचे है, तो नीचे 100 मीटर फिर हमने दूरी तय की। हमने वाई हमारा लक्ष्य प्राप्त हो गया। ठीक है, तो ये हमारा एक आयत बन गया। और आयत में सभी लोग जानते हैं आमने सामने भुजा बराबर होती है। तो जब ये हमारा 75 मीटर है तो एक्स और वाई के सापेक्ष 75 मीटर ठीक पूर्व में होगा। तो ये आपका सापेक्ष होगा, किस में होगा? पूर्व में आ जाएगा। क्योंकि देखेंगे एक्स पर आपका घर किसके हो जाएगा? पूर्व की बात करेंगे। वाई विद्यालय है, यहाँ पे आपका घर पूछा जा रहा है तो फिर आपका पूर्व में होगा। ठीक है, घर पूछा जा रहा है कहाँ पर आपका है, विद्यालय के सापेक्ष, तो पूर्व में हो जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। आप लोगों की स्क्रीन पर अगला प्रश्न है। कोई रेलगाड़ी नागरकोइल से 5 जून 2020 को प्रातः 4:15 बजे स्टेशन छोड़कर 7 जून 2020 को प्रातः 3:15 बजे गांधीधाम पहुंचती है तो रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी 2640 किलोमीटर है। यात्रा की अवधि में रेलगाड़ी का औसत 4 किलोमीटर प्रति आवर्स होगी। देखिए कोई भी ट्रेन नागरकोइल से जो है यहाँ पे दिया गया है कि 5 जून 2020 को प्रातः 4:15 बजे स्टेशन पर छोड़कर 7 जून 2020 को प्रातः 3:15 बजे गांधीधाम पहुंचती है। तो रेलगाड़ी द्वारा जो चली गई दूरी है 2640 किलोमीटर है टोटल। लेकिन यहाँ पे अब आपको ऐड करना पड़ेगा। नागरकोइल 5 जून से 2020 को प्रातः 4:15 बजे स्टेशन से चली, 7 जून 2020 को प्रातः 3:15 पर गांधीधाम स्टेशन पर पहुंची। तो 5 जून 2020 से 6 जून 2000 के बीच 24 घंटे की यात्रा हुई। अब 6 जून 2020 के प्रातः 4:15 से 7 जून 2020 के प्रातः 3:15 के बीच कुल 23 घंटा की यात्रा की। तो 24 और 23 घंटे टोटल कितने हो गए आपके? टोटल हो गए 47 घंटे। और औसत चाल का फार्मूला क्या होता है? कुल दूरी बटे समय। तो कुल दूरी 2640 है और कुल समय हमारा 47 घंटा लगा है। तो 2640 भागे 47 करेंगे, आपका आ जाएगा 56 किलोमीटर प्रति हावर्स।
तो हमारा देखिए कौन सा ऑप्शन, जो सी ऑप्शन दिया गया वह सही हो जाएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न पूछा गया था कि बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन लीची प्रारंभ करने का सबसे अच्छी जो अवधि कहलाती वह कौन सी कहलाती, वह कहलाती है अक्टूबर से दिसंबर। आपके मक्खी पालन के लिए मधुमक्खी की बात करते हैं। ठीक है, तो बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन अर्थात लीची प्रारंभ करने की सबसे अच्छी अवधि अक्टूबर से दिसंबर है, क्योंकि इस समय मधुमक्खी अपने अंडे देती है और मधुमक्खियां लीची के फूलों को आकर्षित भी करती है। मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है, एपिस इंडिका। और मधुमक्खियों को रखने और उनके द्वारा उत्पादित शहद के भंडार के लिए बक्से की भी आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि वेलक्रो का उपयोग बहुत सी चीजों को एक दूसरे के साथ चिपकाने में किया जाता है। निम्नलिखित में से किसने प्रकृति से प्रेरणा लेकर वेलक्रो बनाया था? तो वेलक्रो किसने बनाया था, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो वेलक्रो बनाने वाले कौन है? तो वेलक्रो बनाने वाले कोई नहीं, आपके जॉर्ज मेस्टल है। क्या हो जाएगा यहाँ पे? जॉर्ज मेस्टल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत संघ शासित प्रदेश है? तो हम सभी लोग जानते हैं जम्मू और कश्मीर यह केंद्रीय शासित प्रदेश है, संघ शासित प्रदेश है। ठीक है, और सभी लोग जानते हैं केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से है आपका? एक हो गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादर और नगर हवेली, दमन दीव, दिल्ली, पांडुचेरी, लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। भारत की राजधानी सभी लोग जानते हैं नई दिल्ली है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि हमारे देश के नीचे दिए गए राज्यों में किसमें एल्युमिनियम की खान है? तो एल्युमिनियम की जो खान है या खदान है वह कहाँ पर है? उड़ीसा राज्य पर है, ये भी नोट कर लेना। ठीक है, उड़ीसा भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। बॉक्साइट जमा चट्टानों की एक विस्तृत विविधता के अपघटन से बनता है, जिसमें एल्यूमिनियम सिलिकेट होते हैं। भारत में बॉक्साइट की प्रमुख खदानें बिलासपुर, माइकल हिल्स, सिंहभूमि, संबलपुर और सुंदरगढ़ है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए जो बिंदु है बने होते हैं। यह लिपि आधारित होती है, किस पर आधारित होती है? यह 6 डॉट या 6 बिंदुओं पर आधारित होती है, सभी जानते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि प्याज की फसल उगाने के लिए कई तरह के कार्य करने होते हैं और नीचे दिए गए चरणों पर विचार करना है कि कौन कौन से कार्य हैं। आइए अब कार्यों की बात करते हैं। कार्य दिए गए हैं कि मृदा को खोदकर नरम बनाना, प्याज के ऊपर सूखी पत्तियों को काटना, बीज बोना या खरपतवार हटाना या प्याज को उखाड़ कर देना। देखिए यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वह हमारा होगा पहला, मृदा को खोदकर नरम बनाना है, इसके बाद बीज बोना है, इसके बाद फिर आपका खरपतवार हटाएंगे, इसके बाद आपका प्याज को उखाड़ कर निकालेंगे, फिर आपका ऑप्शन नंबर बी आता है प्याज के ऊपर सूखी पत्तियों को काटना। ठीक है, तो हमारा जो पहला ऑप्शन से वह सही हो जाएगा, ये सारा क्रम हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। हमारे देश में एक स्थान जिसे ठंडा रेगिस्तान कहते हैं, यह क्षेत्र ऊंचा, सूखा और समतल है। यह क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? तो यह क्षेत्र आपके दोस्तों लद्दाख पर स्थित है। ठीक है, हमारे देश में एक स्थान है जिसे ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। यह क्षेत्र ऊंचा, सूखा और समतल है। यह क्षेत्र लेह लद्दाख पर स्थित है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि नीचे दिए गए फलों और सब्जियों में उन्हें चुनिए कि जिनके भीतर बीज होते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, नाशपाती, टमाटर, इनके सभी अंदर बीज होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आलू दे दिया गया तो आलू के तो अंदर होते नहीं है, बीज होता नहीं, आलू स्वयं ही बीज कहलाता है। और यहाँ पे देखिए आलू यहाँ पर भी दिया गया है और प्याज दे दिया गया। ठीक है, तो ये हमारे जो हैं जो कि ये भीतर बीज नहीं होते हैं, ये स्वयं बीज ही है आपके। तो जो ग्रुप हमारा सी दिया गया है, करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, नाशपाती, टमाटर, ये भीतर बीज पाए जाते हैं, जबकि प्याज, आलू के भीतर बीज नहीं होता है, ये सभी जानते हैं। ठीक है, अगला जो प्रश्न है क्या पूछा गया था ये देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि नीचे दिया गया कौन सा जंतु भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है? यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोकर बिताता है और उस वृक्ष की पत्तियों को खाता है। इस जंतु का औसत आयु 40 वर्ष है तथा अपने पूरे विश्व में यह मुश्किल से 8 वृक्षों पर ही घूम पाता है और एक लाता है, सभी लोग जानते हैं, स्लॉथ। जी हाँ साथियों, स्लॉथ एक ऐसा है जो भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। दिन में 17 घंटे वृक्षों शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है, उसी वृक्ष की पत्तियों को खाता है। इस जंतु का औसत 40 वर्ष है। अपने जीवन में मुश्किल से 8 वृक्षों पर ही घूम पाता है 40 वर्षों में, क्योंकि उसी के पत्ती खाता रहता है, सोता रहता है।
अगला प्रश्न पूछा गया था कि कॉलम ए कॉलम 2 में दिया गया है और कॉलम में दिए गए नाम हैं और कॉलम दूसरे में स्थानों का अधिकांश गांवों से समान घरों से है। अब यहाँ पे बताना है आपको कि असम लद्दाख में घर कैसे होते हैं, मनाली हिमाचल प्रदेश में घर कैसे होते हैं, राजस्थान में घर कैसे होते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो हम डायरेक्टली आंसर की बात करें क्योंकि यहाँ पर थोड़ा दिख पाना मुश्किल हो रहा है, तो हम डायरेक्टली आंसर बता देते हैं आपको। देखिए, असम के लोगों को मकान प्रायः किस प्रकार होते हैं, बांस के खंभों पर बने होते हैं क्योंकि इस राज्य में प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। ठीक है, जिसके कारण बाढ़ की संभावना होती है। और लद्दाख के घरों की संरचना में पत्थर के बने घर के साथ साथ लकड़ी के फर्श और लकड़ी में चपटी छतें होती है। वहीं मनाली हिमाचल प्रदेश की बात करें, यहाँ के घर पत्थर लकड़ी से बने ढालू छत होते हैं, यानी ढलान होते हैं ऊपर से। और राजस्थान में मिट्टी के घर कटीली झाड़ियों से बनी छतें होती हैं। एस्किमो जनजाति जो प्राय यूएसए का कनाडा में रहने वाली जनजाति है जो अपने घर बर्फ के बनाते हैं जिसे इग्लू कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने बात कर लिया और यही आपका यहाँ पे ऑप्शंस मिलाना है और बताना है। अगला जो प्रश्न दिया गया है, क्या पूछा गया था कि हमारी पृथ्वी ग्लोब की भांति गोल है। वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर या नीचे कुछ नहीं होता है, यह सब सापेक्ष है। हम भारत के लोग वास्तव में पृथ्वी के पृष्ठ पर नीचे दिए गए जिन लोगों के सापेक्ष उल्टे खड़े हैं वह देश कौन सा होगा। तुम्हारी पृथ्वी ग्लोब की भांति है, वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर या नीचे कुछ नहीं होता है। यहाँ पे जो अर्जेंटीना की बात करते हैं, वास्तव में आप सभी लोग जानते हैं पृथ्वी के 2 गोलार्धों में विभाजित किया गया है और लोगों के सापेक्ष उल्टे खड़े हैं तो वह देश अर्जेंटीना हो जाएगा। अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका के दक्षिण हिस्से में एक देश है जिसे आमतौर पर दक्षिण गोलार्ध के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अपने खेतों से अधिक उपज प्राप्त करने के लिए कोई किसान उर्वरक कीटनाशकों का अधिक उपयोग करके खेती को बार बार धान की फसल उगा रहा है, तो उसका यह व्यवहार खेतों की मृदा को क्या कर रहा है। तो अगर बार बार कीटनाशक का, ठीक है, खाद का उपयोग कर रहा है, उसका जो है यह व्यवहार जो है अंततः किसी भी फसल को उगाने के लिए अनुपयुक्त बना रहा है। धीरे धीरे मिट्टी जो है बंजर होती जाती है। आइए बात करते हैं, इसीलिए कहते हैं वर्मी कंपोस्ट का जो है ज़्यादातर अब प्रचलन में आ रहा है, धीरे धीरे खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 थीमों में से 4 को सही ढंग से प्रस्तुत करता है। तो वह आपका है कौन सा, परिवार और दोस्त, मित्र, भोजन, पानी और यात्रा। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन कौन से हैं, परिवार, मित्र, भोजन, आश्रय, पानी, यात्रा, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। और पता है इन टॉपिक से प्रश्न भी आपका एग्जाम में पूछा जाता है। और यह पर्यावरण विषय को केंद्रित एवं एकीकृत करने के लिए पर्यावरण के 6 समान विषयों का समावेशन किया गया है जो आपके स्क्रीन पर हमने आपको बता दिया है। फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रेवल्स। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न पूछा गया था कि शिक्षार्थी के पोर्टफोलियो बनाने के लिए अच्छे तरीके क्या होते हैं। तो शिक्षार्थी का पोर्टफोलियो बनाने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है, ये आपके 3 अच्छे बेस्ट तरीके दिए गए हैं और इन तरीकों को आपको बताना है कौन सा सही होने वाला है। देखिए, पोर्टफोलियो के बेस्ट तरीके की बात करें तो वह आपका है एक विशिष्ट कारण के आधार पर पोर्टफोलियो में शामिल किए जाने वाला काम का चयन करना। इसके बाद है शिक्षार्थी से अपने काम का चयन और उसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करवाना और एक समय अवधि में शिक्षार्थियों के कामों को विभिन्न सत्रों को इकट्ठा करना। तो ये आपका जो ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, ए सी डी, ए सी और डी, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यहाँ की जो डी ऑप्शन दिया गया है वह है सी टेट ने यहाँ पे जो आंसर माना हम वही सारे आंसर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, सीबीएसई ने जो आंसर माना है। अगला एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस के पाठ्यक्रम के बारे में सही दिया गया है। तो एनसीएफ 2005 से संबंधित हमने महत्वपूर्ण प्रश्न कर लिए हैं। एनसीएफ 2005 का हमने डिटेल के साथ आपको बताया भी है, इन स्क्रीन पर आपको ऑलरेडी दे दिया जाएगा। ठीक है, तो पाठ्यक्रम के बारे में जो सही कथन है वह क्या है। तो एनसीएफ के अकॉर्डिंग देखा जाए कि ईवीएस का पाठ्यक्रम विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा का एकीकरण है। फोर्थ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय पाठचर्या की जो रूपरेखा है 2005 के अनुसार पर्यावरण मुद्दों के बारे में जागरूकता विकसित करना, बच्चों को प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वातावरण के बीच संबंधों का
पता लगाना और समझने के लिए प्रशिक्षित करना तथा विशेष रूप से प्राकृतिक पर्यावरण के संबंध में बच्चे की जिज्ञासा, रचनात्मकता का पोषण करना। ईवीएस का पाठ्यक्रम विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण शिक्षा का एकीकरण करना है। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, ये देख लेते हैं। एक ईवीएस शिक्षक अपने शिक्षार्थियों को पड़ोस में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न ईंधनों पर एक सर्वेक्षण करने को कहता है और इस सर्वेक्षण के संचालन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया से कौशल विकसित की जाती है। वह प्रक्रिया है आपकी रिकॉर्डिंग यानी अभिलेखन और सुनने के कौशल की। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, ये आपके स्क्रीन पर देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि सीखने के लिए निरंतर आकलन के लिए आवश्यक तत्व क्या होता है। तो सीखने के लिए निरंतर आकलन के लिए जो आवश्यक हमारे तत्व होते हैं वह तत्व कौन कौन से होते हैं। तो वह तत्व होते हैं दोस्तों, इसे सीखने की स्थितियों में निहित किया जाना चाहिए। यह शिक्षक को उनकी शिक्षा अधिगम विधि को सम्मिलित करने की गुंजाइश प्रदान करता है। तो बी और जो सी ऑप्शन दिए गए हैं ये हमारे जो है आपके सीखने के निरंतर आकलन के लिए आवश्यक तत्व हो जाते हैं। कौन कौन से होते हैं सीखने के लिए निरंतर आकलन के लिए आवश्यक तत्व। सीखने की प्रवृत्ति या सीखने की स्थिति में निहित किया जाना चाहिए। यह शिक्षकों को उनकी शिक्षण अधिगम विधि को समायोजित करने की गुंजाइश प्रदान करता है। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, देख लेते हैं। कुणाल ने कपड़ों की बंदेज की रंगाई पर कार्यशाला करने के लिए अपने विद्यालय में एक स्थानीय कारीगर को आमंत्रित किया। स्थानीय कारीगर को आमंत्रित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से इसके अतिरिक्त क्या हो सकता है। इसके अतिरिक्त वह होगा कि शिक्षार्थियों को स्थानीय भाषा सीखने में मदद करना। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की जो आपके एग्जाम पर पूछा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि मेहर के पास कक्षा में कुछ शिक्षार्थी हैं जो प्राकृतिक आपदा के कारण अपने मूल स्थान से विस्थापित हो गए हैं और उन्हें विद्यालय वातावरण में समायोजित करने में समस्या है। तो एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। जब आपकी नियुक्त होगी, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बन जाएंगे, तो एक ईवीएस के शिक्षक के रूप में आप उन्हें अन्य शिक्षार्थियों के साथ बातचीत करने में मदद करेंगे और उनकी कहानियों को भी साझा करेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया था कि यह समुदाय संसाधन के रूप में उपयोग करने का औचित्य है। तो यह औचित्य क्या है, समुदाय को अपने बच्चों के सीखने में हिस्सेदारी है और इसमें उन्हें शामिल होने की जरूरत है। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न पूछा गया था कि आरोही ने अपने शिक्षार्थियों को अपनी कक्षा मानचित्र खींचने को कहा। यह क्रियाकलाप विकास करने में क्या सहायक हो सकता है। तो यह जो क्रियाकलाप है आपके विकास करने में क्या सहायक हो सकता है, तो यह सहायक हो सकता है अभिविन्यास और सापेक्ष की स्थिति की समझ। अर्थात आरोही ने अपने शिक्षार्थियों को अपनी कक्षा का मानचित्र खींचने को कहा। तो यह क्रियाकलाप अभिविन्यास और सापेक्ष स्थिति की समझ का विकास करने में सहायक होगा। मानचित्र कौशल स्थानीय सोच के इर्द गिर्द घूमते हैं। इसके बिना छात्र वास्तव में रिक्त स्थान और उसके आसपास से लंबित घटनाओं को समझ में जो है नहीं समझ सकते हैं। जैसे जैसे बच्चे पर्यावरण विज्ञान भूगोल सीखते हैं वे इन महत्वपूर्ण कौशलों का विकास करते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से क्या पाठ्यचर्या के विकास के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है। यानी एक हमारे देखिए पाठ्यचर्या के विकास के लिए जो मार्गदर्शन सिद्धांत है वह यह है विद्यालयी ज्ञान को बाह्य विश्व से जोड़ना या बाहरी ज्ञान से जोड़ना, सुनिश्चित करना कि अधिगम रटंत विधियों से परे होना चाहिए, पाठ्यचर्या को समृद्ध करना ताकि यह पाठ्य पुस्तकों तक सीमित न रहे। तो ए बी डी ऑप्शन ये जो है पाठ्यचर्या की विकास के मार्गदर्शक के सिद्धांत हैं। लेकिन सुनिश्चित करना कि अधिगम रटंत विधियों ये आपका परीक्षा को आसान बनाना, जो सी ऑप्शन दिया गया है, परीक्षा को आसान बनाना यह पाठ्यचर्या के विकास के मार्गदर्शन का सिद्धांत नहीं है। और ये पूछा जाए कौन सा सिद्धांत नहीं है, तो मेकिंग एग्जामिनेशन मोर एजर, परीक्षा में को आसान बनाना यह आपका पाठ्यचर्या के विकास के लिए मार्गदर्शन का सिद्धांत नहीं है। 2005 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 5 मार्गदर्शक सिद्धांतों का प्रस्ताव किया गया। ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना, यह सुनिश्चित करना कि सीखना रटने के तरीकों से हट जाए, पाठ्यचर्या को समृद्ध करना ताकि वह पाठ्य पुस्तकों से आगे निकल जाए, परीक्षाओं को अधिक लचीला बनाना और उन्हें कक्षा के जीवन के साथ एकीकृत करना, पाठ्य पुस्तक केंद्रित के बजाय बच्चों को समग्र विकास के पाठ्यक्रम को समृद्ध करना। ये सारे पूछे गए थे। अगला प्रश्न पूछा गया था कि ईवीएस में शिक्षार्थियों के आकलन करने या आकलन करते समय बचना होगा।
आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं शिक्षा बंधु हैं, जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं। अगर मान लीजिए ईबीएस में शिक्षार्थियों का आकलन करते समय आप बचना होगा, तो एक शिक्षक के रूप में आपको जो है किससे बचना होगा? आपको जो है आकलन करते समय तकनीकी भाषा के उपयोग करने से बचना होगा। क्यों बचना होगा आइए जान लेते हैं। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं ईबीएस में शिक्षार्थियों को आकलन करने के लिए जानकारी एकत्रित करने के विभिन्न तरीकों का उपयोग करना होगा और आकलन के आधार के रूप में समूह का उपयोग भी करना होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया था। एक स्पोर्ट्स से प्रश्न आया था। रोनाल्ड रास के बारे में कक्षा 5 में कहानी है जिसको 1902 में चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। जब उसने सिकंदराबाद के अस्पताल में काम करते हुए यह खोजा कि मच्छर मलेरिया से फैलता है। उन्होंने अपने शब्दों में बताया कि कैसे उन्होंने मच्छर का पीछा करते हुए ये समय बिताया। मच्छरों के पेट को खोलने के लिए उसे काटा और उसकी सूक्ष्मदर्शी के लिए अवलोकन किया। रोनाल्ड रास की कहानी को ईबीएस में शामिल करने का उद्देश्य क्या होगा? इनके कहानी का उद्देश्य शामिल करना होगा आपके शिक्षार्थियों को वैज्ञानिक प्रक्रिया के बारे में समझने में मदद करना, शिक्षार्थियों के विभिन्न खोजों के बारे में अधिक रोमांचक कहानी को इकट्ठा करने के लिए प्रोत्साहित करना और विज्ञान के इतिहास को सराहना। यानी जो आपका यहाँ पे बी ऑप्शन दिया गया है ए, सी और डी, कौन कौन सा हो जाएगा? ए, सी और डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भूषण अपनी कक्षा 2 की भाषा की कक्षा में थीम यात्रा को एकीकृत करना चाहते थे। आप किस संसाधन का सुझाव देंगे जो कक्षा में संपादन के लिए सबसे उपयुक्त होगा? किसके लिए? ठीक है, कौन सी थीम है? यात्रा को एकीकृत करने के लिए। तो जिसके लिए आप सुझाव करेंगे वह यह होगा कि बच्चों के यातायात पर अपने अनुभव सुझाव करेंगे कि आपके अपने जो है यातायात पर अनुभव क्या है। यात्रा पर श्रव्य क्लिप, यात्रा पर कविता, यातायात के साधनों पर मॉडल प्रतिमान आदि बच्चों के लिए उपयुक्त ये नहीं होता है। ठीक है, आइए बात करते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। ईवीएस कक्षा में शिक्षार्थी पड़ोस में एक भिखारी लड़के के बारे में अपने अवलोकन को साझा करती है और जानना चाहती है कि उसके माता पिता उसे स्कूल क्यों नहीं भेजते हैं। तो एक शिक्षक के रूप में आप शिक्षार्थी को कैसे जवाब देंगे? तो आप शिक्षार्थी को जो जवाब देंगे वह यह जवाब देंगे कि उसके अवलोकन की सराहना करेंगे और पूरी कक्षा में इस पर चर्चा करेंगे, जो डी ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, ईवीएस कक्षा में शिक्षार्थी पड़ोस में एक भिखारी लड़के के बारे में आप अवलोकन को साझा करती है और यह जानना भी चाहती है कि उसके माता पिता उसे स्कूल क्यों नहीं भेजते। तो एक शिक्षक के रूप में आप उसके अवलोकन की सराहना करेंगे और पूरी कक्षा में इस पर चर्चा करेंगे। और अंतिम प्रश्न क्या पूछा गया था। खेल और पहेलियां ईवीएस के शिक्षण और अधिगम के महत्वपूर्ण हिस्से हैं क्योंकि देखिए जो खेल और पहेलियां होती हैं या ईवीएस पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण और अधिगम के महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं। क्यों? क्योंकि वे शिक्षार्थियों को अपने आप पैटर्न खोजने को देते हैं। क्या है? खेल और जो पहेलियां होती हैं ईवीएस के शिक्षण और अधिगम के महत्वपूर्ण हिस्से हैं क्योंकि वे शिक्षार्थियों को अपने आप पैटर्न खोजने को देते हैं। विद्यार्थी के सोचने में, विद्यार्थी के व्यक्तित्व के यहाँ पे क्या है, उनके मानसिक जो सोचने की क्षमता होती है उसमें वृद्धि होती है। तो ये सारे हमने आज आपके कंप्लीट कर लिया। आपके 16 दिसंबर 2021 का पर्यावरण ईवीएस का सॉल्व पेपर हमने कर लिया। पूरे यहाँ पे 30 प्रश्न हमने किया। इन ईवीएस के साथ साथ कंसेप्ट के साथ साथ पेडागोजी के भी प्रश्न किया और अपने शिक्षक भर्ती नंबर 1 फैमिली टीचर्स फैमिली जायसवाल कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया है, सीटेट एग्जाम को फतेह करना है, क्रैक करना है। आने वाले इसके जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, आने वाले जो मॉडल पेपर हैं, आने वाले जो प्रैक्टिस पेपर है लाजवाब होने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर तैयारी आउट ऑफ 150 में से 125 पर क्रैक करने की चलती है। और जब आप इतना क्रैक करते हैं तो आपको सिलेक्शन पाने से, आपको सपने को साकार करने से, आपको जॉब पाने से, गवर्नमेंट जॉब पाने से कोई आंधी तूफान भी नहीं रोक सकता है। केवल आप भी नहीं रोक सकते हैं अगर आप इस तरह की तैयारी कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन 101% पक्का है। मैं आपके साथ जायसवाल सर मिलता हूँ आपकी अगली वीडियो अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। इसी तरह हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तैयारी जारी रखिए क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर सर्वोपरि है। जय हिंद,